हाय, माय नेम इज अभी और आप देख रहे हैं वनेम शो। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लेकिन एक दिन दोपहर 4:30 बजे उनके घर कुछ ऐसा होता है जो कि पुलिस के लिए भी एक पहेली बन जाती है। दिस इज द केस ऑफ मार्क एंड डोना विंगर। क्या मैं वही छे देख रहा हूँ जो तुमने मुझे दिखाया? क्या वो 9 जो मुझे देखना चाहिए था? अमेरिका के फ्लोरिडा में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में थे रॉबर्ट कैश ब्राउन और उसकी वाइफ सैरा जेन ब्राउन। दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद में वो सबसे पहले अपनी बेटी को जन्म देते हैं। उसका वो नाम रखते हैं डोना ब्राउन। डोना के बाद इनके घर 2 और बेटियां जन्म लेती है। अब घर में माता पिता और इनकी 3 बेटियां थी। जैसे जैसे डोना बड़ी हो रही थी, वो अपनी फैमिली को देखती है। उसका अपने फैमिली के प्रति प्यार बहुत ज्यादा होता है, जो कि हर बच्चे का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो एक चीज को रियलाइज करती है कि इंसान की लाइफ तभी कंप्लीट है जब उसका घर हो, घर में रहने के लिए उसके साथ उसके लोग हो, एक पूरी फैमिली हो। मतलब उसने अपनी खुशी परिवार में ढूंढी। इसलिए बचपन से ही उसके अंदर ये डिजायर पैदा हो जाता है कि जब वो बड़ी होगी उसकी भी एक फैमिली हो, वो भी अपनी लाइफ ऐसे ही जिए। आपको बता दें कि ये फैमिली एक ज्यूइश फैमिली थी, मतलब कि ये एक यहूदी परिवार था। डोना जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसे अपने घर में माँ बाप के बीच के झगड़े भी देखने को मिलते हैं। आखिरकार जब डोना 17 साल की होती है तो उसके माँ बाप उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जब वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद डोना की माँ ईरा ड्रेसर नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है। अब इस चीज का डोना के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस समय डोना बहुत खुश, सुंदर, पॉपुलर, सभी की मदद करने वाली लड़की के रूप में उसे जाना जाता था। जब डोना 24 साल की हो जाती है तब वो एक हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन की जॉब करती है। वहां पर वो एक व्यक्ति से मिलती है। उसका नाम होता है ग्रेग विंगर। अब जैसे जैसे डोना और ग्रेग बातें कर रहे थे, दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी बन जाती है। ग्रेग डोना को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करता हूं। ब्लाइंड डेट का क्या मतलब होता है? मतलब कि 2 लोग जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, शायद उन्हें एक दूसरे का नाम पता है, ये पता है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जानते, और ना ही एक दूसरे को उन्होंने अप्रोच किया है डेट के लिए। कोई तीसरा बंदा उनके लिए डेट सेट करेगा। ये ब्लाइंड डेट उस समय एक चीज थी। वहां पर जो ग्रेग विंगर था वो डोना को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करूंगा। डोना कहती है कि हाँ, लेकिन किसके साथ? वो बताता है कि मेरा भाई मार्क विंगर, जो कि कोरिया में US आर्मी के लिए 1 साल रहकर आया है, अब वो वापिस अमेरिका में आ चुका है और तुम दोनों की मैं डेट सेट करवाता हूँ। अब यहाँ पर डोना भी हाँ कर देती है। उसके बाद में डोना और मार्क मिलते हैं। जब मार्क डोना को और डोना मार्क को पहली बार देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पर हमारा कुछ हो सकता है। दोनों को वो पहली मुलाकात वाली फीलिंग में मजा तो बहुत आ रहा था। मार्क अपने बारे में बताता है कि वो 3 भाई हैं। मार्क ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी है फिजिक्स में, और वो इस समय न्यूक्लियर इंजीनियर था। मार्क की जॉब, मार्क का जो बोलने का तरीका था, ये डोना को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात जो उसे लगती है कि मार्क भी एक जूइश फैमिली से होता है। मतलब कि चीजें अगर आगे बढ़ती है तो फैमिली को भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डोना बिल्कुल आम लड़कियों की तरह जोर से हंसना, जोर से बोलना, आसपास कोई भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, और मार्क को अपनी लाइफ के बारे में बस बताते जाना। दूसरी तरफ मार्क शांत, अच्छे स्वभाव का लड़का। यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि हमसे बढ़िया कपल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मार्क और डोना अपने रिलेशनशिप को शुरू कर लेते हैं। डोना की फैमिली को मार्क और मार्क की फैमिली को डोना बहुत पसंद आती है। फिर रिलेशनशिप के 6 महीने बाद मार्क डोना को प्रपोज कर देता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर मार्च 1989 को दोनों शादी कर लेते हैं। फिर मार्क को स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस में एक जॉब मिलती है, तो ये कपल वहां पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि फ्लोरिडा, जहां पर ये पहले रहते थे, वहां से कुछ दूरी पर था। और यहाँ पर डोना को भी एक हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। अब स्प्रिंगफील्ड जहाँ ये रहते थे, ये एक आइडल प्लेस थी। इनका नेबरहुड भी काफी अच्छा था। सोसाइटी और कम्युनिटी में इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा थी। दोनों बहुत अच्छी जॉब करते थे और दोनों पैसा भी अच्छा कमाते थे। अब एक इंसान को इससे ज्यादा और चाहिए क्या?
इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। डोना का ये शुरू से ही ड्रीम था कि उसकी भी फैमिली हो, उसके भी बच्चे हों, और इस तरीके की जिंदगी वो जीना चाहती थी। और मार्क के भी कुछ सेम ही ख्याल थे, लेकिन एक दर्दनाक चीज इनका इंतजार कर रही थी। शादी के 6 साल बीत जाते हैं, तब डोना और मार्क को पता चलता है कि डोना कभी भी मां नहीं बन सकती। किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी सारी उम्र कभी भी मां नहीं बन सकती थी। यह इनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। डोना और मार्क की लाइफ का ये बहुत लो पॉइंट था। इनका ये ड्रीम टूट चुका था, लेकिन एक चीज इनका इंतजार कर रही थी। एक दिन डोना अपनी जॉब पर होती है। वहां पर डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि एक टीनेज लड़की जो कि प्रेग्नेंट है, वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में डालना चाहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की अभी केयर नहीं कर सकती। अगर तुम्हें किसी ऐसे कपल के बारे में पता हो जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो तुम मुझे बता सकती हो। अब ये चीज डोना को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आई, क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसने ये बात मार्क को बताई। अब ये दोनों इस अडॉप्शन के लिए परफेक्ट मैच थे। फिर तारीख आती है 1 जून 1995। जो वो लड़की थी प्रेग्नेंट, वो एक लड़की को जन्म देती है। इस तरीके से मार्क और डोना के घर एक बेटी जन्म लेती है, जिसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं। उसका ये नाम रखते हैं बेली एलिजाबेथ विंगर। अब आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें मतलब बनाएगी, तो बने रहिए। बेली डोना और मार्क की जिंदगी में आ रहे अंधेरे में लाइट का काम करती है। पूरी फैमिली, सारे फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। Mommy's feeling very comfortable these days with Bailey, and I think we've sort of bonded a little bit. Oh, I think we bonded a lot. और उन सब में ज्यादा खुश होती है डीएन शुल्ट्ज। डीएन डोना के साथ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। डोना की बेस्ट फ्रेंड थी। डोना पहली बार मां बनी थी, या यूं कहें कि वो पहली बार किसी बच्चे का ध्यान रखने वाली थी। तो डीएन वो सारी चीजें डोना को बताती है जो कि एक मां को आनी चाहिए, और जिस भी तरीके से डोना की वो हेल्प कर सके वो करती है। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था, जिस वजह से ये कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। एक दिन मार्क अपने घर की बेसमेंट में उसने जो जिम बनाई थी, वहां पर वर्कआउट कर रहा था। वो ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था, लेकिन रनिंग करते करते उसे अपने घर में से कुछ आवाज आती है। आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई चीज नीचे गिरी हो, और मार्क को और भी आवाजें सुनाई देती है। मार्क डर जाता है कि कहीं डोना ने गलती से उसकी बेटी बिली को नीचे तो नहीं गिरा दिया। मार्क अपने वर्कआउट को बीच में ही छोड़कर भागकर जाता है ऊपर अपने कमरे की तरफ। मार्क सबसे पहले जाता है मास्टर बेडरूम में। वहां पर वो जाकर देखता है कि बेली, उसकी बेटी, बेड पर लेटी हुई है। ये देखकर मार्क हैरान हो जाता है, क्योंकि कभी भी डोना अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब यहाँ पर मार्क कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे डोना के चिल्लाने की आवाज आती है, और उसे किसी और व्यक्ति की भी आवाज आ रही थी। तो मार्क बिना कुछ सोचे ही अपने बेड के साथ बने ड्रॉर से अपनी गन निकालता है, और गन को लोड कर जहां से आवाज आ रही थी वहां के लिए धीरे धीरे जाने लगता है। ये आवाजें उसे अपने हॉलवे से आ रही थी। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी वाइफ नीचे जमीन पर लेटी होती है, और साथ में एक आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में एक हैमर था, और जो कि डोना के ऊपर वो मार रहा था। मार्क चिल्लाता है और उस आदमी को कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम जो भी हो, लेकिन वो नहीं रुकता। वो फिर से डोना के ऊपर वो हैमर मारता है। जब वो आदमी डोना के ऊपर फिर से हैमर मारने लगता है, तो मार्क अपनी गन को निकालता है और उस आदमी को शूट कर देता है। गोली सीधी उसके सर पर लगती है, और वो आदमी भी वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मार्क करता है पुलिस को फोन। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जमीन पर डोना और उस आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। दोनों कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा थे। जो डोना की बॉडी थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, उसका जो फेस था वो जमीन की तरफ था, और जो आदमी था वो अपनी बैग के ऊपर लेटा हुआ था। उसके बाद में ऑफिसर फटाफट अपनी कार में से कैमरा को लेकर आते हैं और उस क्राइम सीन की फोटोज को क्लिक करने लगते हैं। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और इन दोनों बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और फिर सवाल जवाब शुरू होते हैं मार्क से, क्योंकि पुलिस जानना चाहती थी आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या है।
मार्क पुलिस को वही बताता है कि मैं वर्कआउट कर रहा था, आवाजें आती है, मैं गन लेकर आवाज की तरफ जाता हूँ। वहां पर ये आदमी हाथ में हैमर लिए डोना को मार रहा था। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की और ये नहीं रुका तो मुझे गोली चलानी पड़ी और मेरी गोली लगने से ये आदमी पीछे को गिर गया। उसके बाद में ये आदमी फिर से उठने लगा तो मैं डर गया तो मैंने फिर से गोली चला दी। मार्क पुलिस को यह भी बताता है कि जिस हैमर से इसने डोना को मारा वो उसी के घर में मौजूद था। डोना ने उसे बाहर रखा था क्योंकि एक रैक मुझे दीवार में फिट करना था। अपनी इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के बाद मार्क जाता है डिटेक्टिव के पास जो कि वहां पर ही खड़े हुए थे। मार्क उससे पूछता है कि ये आदमी कौन था और क्योंकि मैं तो इसे नहीं जानता। अब जो डिटेक्टिव कोक्स था उसने उस आदमी का वॉलेट चेक कर लिया था, उसे पता था कि ये कौन है, लेकिन मार्क के बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताता। वो कहता है कि तुम अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। लेकिन जब मार्क इस चीज को पकड़ ही लेता है कि मुझे बताओ कि ये आदमी था कौन, तब डिटेक्टिव मार्क को बताते हैं कि इस आदमी का नाम है रोजर हैरिंगटन। ये नाम सुनते ही मार्क जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी ये सब कुछ भी कर सकता है। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? अगर जानते हो तो तुमने इसका चेहरा देखकर इसे क्यों नहीं पहचाना? तो यहाँ पर मार्क एक कहानी सुनाता है। मार्क बताता है कि आज से 1 हफ्ते पहले जब उसकी बेटी बेली 3 महीने की हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बेली के साथ अब ट्रैवल कर सकते हो। तो डोना अपने माँ बाप के पास फ्लोरिडा में बेली के साथ गई थी। डोना घर से एयरपोर्ट जाती है, एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट लेकर फ्लोरिडा जाती है। वहां वो 1 हफ्ता रहती है। उस समय मैं अकेला घर में क्या ही करता, तो मैं भी यानी कि मार्क भी एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। जब 1 हफ्ते बाद डोना वापस आती है तब वो एक चीज का खास ध्यान रखती है कि जब एयरपोर्ट से उसे घर जाना है तो 1.5 घंटे का जो डिस्टेंस है वहां पर उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मार्क घर पर नहीं था जो उसे पिक करने आए। इसलिए डोना क्या करती है कि एक टैक्सी को बुक कर लेती है। टैक्सी को जब वो बुक करती है तो टैक्सी वाला टाइम पर एयरपोर्ट तो आ जाता है। डोना उसकी टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और उसे कहती है कि मेरे साथ बच्चा है तो ध्यान से चलाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफर में क्या होने वाला है। जब टैक्सी वाला थोड़ा आगे ही जाता है वो डोना से बात करना शुरू कर देता है। वो डोना से पूछता है कि ये बच्चा आपका है? डोना बताती है कि हाँ मेरा बच्चा है, तभी तो मेरे साथ है। वो डोना को कहता है कि आजकल मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जो कि माँ बन चुकी है और आप भी माँ बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। और डोना को बताता है कि जो मेरे से बड़ी उम्र की लड़कियां हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है, जैसे कि तुम। यहाँ पर वो डोना के साथ फ्लर्ट शुरू कर देता है। लेकिन जब डोना इन चीजों को मजाक में टालती जाती है तब आगे चलकर वो एक चीज बताता है। वो कहता है कि जब मैं अकेला टैक्सी चला रहा होता हूँ तो मुझे एक चीज अपनी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई देती है। वो कहता है कि उस स्पिरिट, उस आत्मा का नाम डोम है, जो कि कई बार मेरे दिमाग पर हावी हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन वैसे मैं बहुत शांत हूँ। अब ये चीजें सुनकर डोना अंदर से बिल्कुल डर जाती है। वो बताता है कि कई बार मुझे सपने आते हैं जहाँ पर मैं बहुत लोगों को मार रहा हूँ। ये देखकर मुझे बुरा भी लगता है लेकिन मजा भी आता है। अब यहाँ पर डोना समझ आती है कि यह आदमी शायद तो पागल है या उसे बेवजह डराने की कोशिश कर रहा है या उसके साथ अब कुछ गलत हो सकता है। वो ड्राइवर कई बार गाड़ी की स्पीड को अचानक से बढ़ा दे और फिर अचानक से धीरे कर ले और बस बिना मतलब के वो हंसता जा रहा था। लेकिन जैसा भी सफर रहा हो, एंड में डोना अपने घर सही सलामत पहुंच जाती है। अब यहाँ पर डोना अंदर से बिल्कुल डर जाती है। वो ये अपना एक्सपीरियंस अपनी बेस्ट फ्रेंड डीएन के साथ शेयर करती है। डीएन उसे कहती है कि ऐसे लोग कई बार मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि उस टैक्सी सर्विस वाली कंपनी में। डोना ये सारी चीजें मार्क को भी फोन पर बताती है क्योंकि इस समय वो बिजनेस ट्रिप पर घर से बाहर था। मार्क बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम सारी चीजें, जो कुछ भी तुम्हारे साथ आज हुआ, तुम एक पेपर पर लिखो, जो कुछ भी हुआ। बाद में मैं आकर देखता हूँ कि क्या करना है। डोना ऐसा ही करती है, पेपर पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ लिख देती है। अगले दिन डोना घर में अकेली थी। वो सुबह उठती है और जब खाना बनाने के लिए वो किचन में जाती है तब टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। वो भागते हुए कॉल को उठाने जाती है। वो कॉल को उठाती है लेकिन आगे से कोई बोल नहीं रहा था, बस किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। पहले पहले तो डोना इस चीज को इग्नोर करती है, लेकिन जब वो कॉल 1 घंटे में 2-3 बार और आ जाता है तो डोना डर जाती है। वो ये चीजें मार्क को फोन पर बताती है। मार्क डर जाता है और कहता है कि
ये काम शायद उस टैक्सी ड्राइवर का हो सकता है, वो पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गया। एक काम करो, जब मैं आऊं तुम घर को अच्छे से लॉक रखना, और जब मैं आऊंगा तो उस टैक्सी कंपनी में उसकी कंप्लेंट करूंगा, और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो पुलिस में भी हम कंप्लेंट करेंगे। मार्क ऐसा ही करता है। जब वो आता है उस टैक्सी कंपनी में कंप्लेंट देता है कि तुम्हारा ड्राइवर इस तरीके से बिहेव कर रहा था और बाद में भी ये हुआ। उस ड्राइवर का नाम था रॉजर हैरिंगटन, और वो टैक्सी कंपनी उस ड्राइवर को सस्पेंड कर देती है। डिटेक्टिव ने वो सब कुछ तो जान लिया था जो मार्क को पता था, लेकिन उसने ये नहीं बताया जो उसे पता था। मतलब डिटेक्टिव कोक्स भी उस आदमी को शक्ल देखने के बाद पहचान चुका था। दरअसल डिटेक्टिव कोक्स का एक रेंटल प्रॉपर्टी का काम था, और उसकी रेंटल प्रॉपर्टी में रहने आता है यही रॉजर हैरिंगटन अपनी वाइफ के साथ। एक दिन सुबह जब डिटेक्टिव अपने उसी प्रॉपर्टी पर जाता है देखने के लिए क्या सब कुछ सही चल रहा है, तब वहां पर रॉजर अपनी वाइफ को पीट रहा था और उसकी वाइफ जोर जोर से रो रही थी। और डिटेक्टिव बीच में आते हैं और दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे लड़ो मत। उस दिन रॉजर हैरिंगटन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, और आज जो कुछ भी इस घर में हुआ, रॉजर हैरिंगटन बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा था ये सब कुछ करने के लिए। डिटेक्टिव घर में अपना काम कर रहे थे, तो मार्क डिटेक्टिव को कहता है कि आप किसी को फ्रिज के पास भेज सकते हो और वहां से मेरे लिए वो एक डाइट कोक ले आए। जो दूसरा डिटेक्टिव इस केस पर काम कर रहा था, विलियमसन, वो जाता है फ्रिज के पास। वो फ्रिज पर एक नोट पड़ा हुआ देखता है। वो कई पन्नों का एक नोट था जिसमें वो सब कुछ डोना ने लिखा था, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें जो मार्क ने बताई इसके साथ परफेक्ट तरीके से मैच कर रही थी। पुलिस को मार्क के घर के बाहर रोंग साइड में एक कार पार्क हुई नजर आती है। ये कार का रॉजर हैरिंगटन की थी। कार के अंदर उन्हें एक नोट मिलता है। नोट पर लिखा हुआ था मार्क, नीचे टाइम लिखा हुआ था 4:30। कार के अंदर एक नाइफ पड़ी हुई थी और साथ में एक टायर आयरन पड़ा हुआ था जिसे हम रेंच भी कह देते हैं। और घर के अंदर उन्हें किचन के पास टेबल पर एक येलो कॉफी मग मिलता है, साथ में कुछ सिगरेट्स मिलती है जो कि रॉजर हैरिंगटन की थी, जो कि अपनी कार में से निकाल कर अंदर लेकर आया था जब वो ये सब कुछ करने वाला था। इसके कुछ टाइम बाद डिटेक्टिव मार्क को बताते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, और साथ में रॉजर हैरिंगटन की भी मौत हो चुकी है। अब मार्क को लग रहा था कि अब वो भी अरेस्ट होगा। वो अपनी फैमिली से बात करता है क्योंकि उसने भी एक आदमी को मारा था, लेकिन मार्क अरेस्ट नहीं होता और ये केस 48 घंटे में सोल्व हो जाता है। डोना की मौत को लिस्ट किया जाता है मर्डर बाय रॉजर हैरिंगटन, और रॉजर हैरिंगटन की डेथ को लिस्ट किया जाता है एज अ जस्टिफाइड होमोसाइड ड्यू टू सेल्फ डिफेंस। तो केस ऑफिशियली हो जाता है क्लोज। लेकिन कई बार कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं, और कई बार आंखों को भी वो दिख जाता है जो कि सच नहीं होता। कान भी वो सुन लेते हैं जो कभी सच ही नहीं था। ये तो बस इस केस की शुरुआत है, आगे कुछ और ही होने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद डोना की फैमिली यानी कि उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके फादर मार्क के पास आते हैं, क्योंकि मार्क भी उनके बच्चे की तरह ही था। उसने बहुत कोशिश की डोना को बचाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी फैमिली यहाँ आ जाती है क्योंकि जो बच्ची थी बेली, उसका भी ख्याल रखना था। जब डोना की फैमिली यहाँ पर आती है तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो मार्क है उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलता जा रहा था। पहले जो बहुत हंसता था, पहले जो बहुत शांत स्वभाव का था, अब वो काफी ज्यादा ब्रूटल बातें करने लगा था। कई बार वो बहुत ही अलग तरीके की मूवीज देखता जिसमें बहुत ज्यादा अटैक, ऐसे मर्डर वाली चीजें देखता, और बहुत ज्यादा वो दारू पीने लग गया था। वो ज्यादा डोना की फैमिली से बात नहीं करता। उन्हें लग रहा था शायद वो बहुत तकलीफ में है, उसे डोना के जाने का बहुत दुख है। इस वजह से उसकी चीजें, उसकी लाइफ अब बदल रही है धीरे धीरे। लेकिन वो मार्क को जज नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से मार्क इस दुख को बुलाए और अपनी आगे की जिंदगी को अच्छे से जिए। 4 महीने तक डोना की माँ और डोना की एक बहन मार्क के साथ रहती है, लेकिन अब उन्हें भी कुछ काम था और ज्यादा देर कोई भी इंसान किसी दूसरी जगह पर नहीं रह सकता, उनकी भी जिंदगी थी। तो वो मार्क को कहते हैं कि तुम एक नैनी को हायर करो और वो ही बच्चे का ख्याल रखेगी। तो मार्क एक नैनी को हायर करता है। कुछ समय वो नैनी आती है, उसके बाद में वो कुछ और काम पकड़ लेती है, तो मार्क दूसरी नैनी को हायर कर लेता है। उसका नाम था रेबिका सिमिक, जो कि एक 23 साल की बहुत स्वीट, केयरिंग और बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी।
मतलब जिस तरीके की केयर एक फादर एक नैनी से अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करता है, उस प्रोफाइल में रेबिका बिल्कुल फिट हो रही थी। पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को रेबिका बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रेबिका एक दिन मार्क को एक चीज़ बताती है। वो कहती है कि जो डीएन है, जो कि डोना की फ्रेंड थी हॉस्पिटल वाली, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। रेबिका बताती है कि मैं उसे कई बार कहती हूँ कि आप ये काम मत करो, लेकिन वो जानबूझकर बेली के लिए वो चीज़ करती है जो कि सही भी नहीं होती, और मैंने उसे कई बार मना भी किया है। और वो बेली को अपने आप यानी कि डीएन को मॉम कहने के लिए कहती है। तो मार्क कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी काफ़ी दुखी थी जब डोना मरी, शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और बेली से उसका शुरू से ही बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों को तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, इग्नोर करो। रेबिका को क्या था, वो भी कहती है चलो ठीक है। पहले पहले लोगों का आना जाना मार्क के घर लगा रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गए। अब घर में मार्क, रेबिका और साथ में उनकी बेटी बेली। तो कई बार बेली सो जाती, मार्क और रेबिका रात में मूवी देखते, बातें करते, हंसते। उन्हें एक दूसरे से बात करना अच्छा लग रहा था। एक दिन मार्क अपनी सास यानी कि डोना की माँ को फोन करता है और बताता है कि जो रेबिका है वो प्रेग्नेंट है। डोना की माँ कहती है एक काम करना, तुम कोई और नैनी रख लेना, अब यही हो सकता है। तो मार्क कहता है कि नहीं, उसके बच्चे का मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनते ही डोना की माँ हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या, अभी तो डोना को मरे इतना समय भी नहीं हुआ था। रेबिका भी मार्क को कहती है कि वो इस बच्चे के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मार्क उसे कहता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा तुमसे शादी करके। तो मार्क, जो कि ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता था, जूडिज्म में बिलीव करता था, अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रेबिका क्रिश्चियन थी। वो कहता है कि हम अपने बच्चों को यानी कि बेली को और जो नया बच्चा होगा उसे क्रिश्चियनिटी के तौर तरीके से ही पालेंगे। एक बार मार्क से उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुम जूडिज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? तो मार्क बताता है कि जूडिज्म बहुत डिफिकल्ट है। उसका फ्रेंड कहता है कि इतने सालों से हमारी फैमिली और हम खुद भी इसे फॉलो करते आ रहे हैं, ऐसा क्या डिफिकल्ट तुम्हें अब लगा? वो कहता है कि जूडिज्म में माफी की कोई जगह नहीं है। उसका दोस्त समझ नहीं पाता कि इसे किस चीज की माफी चाहिए। खैर, मार्क और रेबिका एक दूसरे के प्यार में अंधे थे और हवाई में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। डोना की माँ बहुत हैरान भी थी, दुखी भी थी कि डोना, जिससे मार्क बहुत प्यार करता था, उसकी मौत के 14 महीने बाद ही उसने एक नई शादी भी कर ली। एक बार डोना की माँ मार्क के घर आती है। जब वो बेली से मिलती है तो रोने लगती है क्योंकि वो उसे याद आता है कि अगर डोना अब जिंदा होती तो वो बेली को खिलाती और बेली को बड़ा होता देखती। ये सोचकर डोना की माँ रोने लगती है। ये देखकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये जो रोना धोना है आप मेरे घर में मत कीजिए, मेरी नई वाइफ है, बच्चे हैं, ये चीजें सही नहीं है। अब मार्क का जितना प्यार डोना की फैमिली से पहले था, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो अपने रास्ते बिल्कुल अलग कर चुका था। वो एक बड़े से 4 एकड़ के घर में अपनी न्यू फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। मार्क डोना की माँ को कह देता है कि जो उसकी बेटी बेली है उसे ग्रैंडमा और उसके हस्बैंड को ग्रैंडपा नहीं कहेगी। एक तरीके से मार्क रिश्ता बिल्कुल खत्म करना चाहता था। मार्क अपनी लाइफ में बिल्कुल मूव ऑन हो चुका था, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, और साथ में उसकी एक फैमिली थी, एक सुंदर सी वाइफ थी जो काफी अच्छी थी, बच्चे थे, फिर से उसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन जब डोना की मौत हुई, उसने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम किया जो कि थी $1.5 लाख की, यानी कि 1.25 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास। उसने क्राइम विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत एक और पे आउट के लिए अप्लाई किया जो कि उसे $25,000 मिले। लेकिन मार्क ने उसी टैक्सी कंपनी के ऊपर एक $multi-million सिविल सूट फाइल किया कि उसने बताया था कि ये जो ड्राइवर है ये गलत है। ये सब कुछ किया उसने डोना की मौत के 4 महीने बाद, क्योंकि उसने ये बताया कि ये जो कंपनी है टैक्सी वाली, इन्हें पता था कि ये जो ड्राइवर है ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है। इन्होंने जानबूझकर इसे कम पैसे देने के लिए रखा और इस वजह से ये सब कुछ हुआ। एक दिन डिटेक्टिव पुलिस ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर आता है मार्क। ये काफी अजीब चीज थी। वो कहता है कि मुझे अपनी गन चाहिए जो कि आपने एविडेंस के बॉक्स में रखी है, अगर आपको उस चीज की नीड नहीं है तो मुझे मेरी गन लौटा दीजिए। डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, केस तो बंद हो चुका है, ये लो गन, तुम ले जाओ। अब वहां से तो मार्क चला जाता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मार्क फिर से जाता है पुलिस स्टेशन में। वहां पर वो जाकर कहता है कि आपको किसी तरीके की कोई इंटरव्यू की कोई जरूरत तो नहीं है और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब ये चीज डिटेक्टिव्स को बहुत अजीब लग रही थी। उन्हें पता है कि केस क्लोज हो चुका है,
ये बात तब की है जब मार्क की दूसरी शादी नहीं हुई थी। वो पुलिस वालों को ये तक बताता है कि उसे रेबेका मिली, वो बहुत अच्छी है, उसकी शादी होने वाली है, वो बहुत खुश है। ये चीजें पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसर को बताना अजीब तो थी। लेकिन फिर आता है अक्टूबर 1998। डोना को मरे 3 साल हो चुके हैं। एक दिन मार्क थोड़ा सा बीमार हो जाता है। रेबेका उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां पर हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात डीएन से होती है। जब रेबेका डीएन से बात करने लगती है तो डीएन उसे बहुत घूर से देख रही थी और काफी अजीब और बदतमीज तरीके से वो रेबेका से बात करती है। ये सारी चीजें रेबेका मार्क को बताती है। मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, हम कौन सा आगे से डीएन से मिलने वाले हैं, ये शायद अब पागल हो चुकी है। इन पिछले 3 सालों में डीएन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीजों को झेला। उसे कई मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वजह थी एक गिल्ट, एक सच जो कि उसके दिल में छुपा हुआ था, जो कि वो दुनिया को बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उस दिन जब उसकी मुलाकात मार्क के साथ हॉस्पिटल में हुई, जब रेबेका भी उसके साथ थी, तब वो डिसाइड करती है कि वो सच जो उसके अंदर है वो सबको बताने का टाइम आ चुका है। तो वो जाती है पुलिस स्टेशन में। वहां पर जाकर कहती है कि आपको मैं एक चीज बताऊंगी, बदले में मुझे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ तुम बताओ। वो कहती है कि जब डोना की मौत हुई उस समय मेरा और मार्क का अफेयर चल रहा था। ये सिर्फ डोना की मौत के 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था और डोना की मौत होने के 6 महीने बाद तक चलता रहा। उसने बताया कि उस समय मैं और मार्क बहुत ज्यादा प्यार में थे और हम एक दूसरे के लिए वेडिंग रिंग भी ले चुके थे, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अपने हस्बैंड से और मार्क डोना से डिवोर्स लेगा, उसके बाद में ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्क मुझे एक चीज कहता है कि देखो, डिवोर्स लेना एक बड़ी दिक्कत की बात है। ये चीज बढ़िया हो सकती है कि अगर डोना मर ही जाए। तो डीएन कहती है कि मैं समझी नहीं, लेकिन वो क्यों मरेगी इतनी जल्दी। मार्क कहता है कि अगर वो मर गई हमारा रास्ता साफ, उसे मारना मेरा काम, तुम्हारा काम कि तुम मेरे घर में जाओगी, वहां पर तुम्हें डोना की बॉडी मिलेगी, तुम्हें बस पुलिस को फोन करना है, बस अपना काम खत्म। डीएन कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने और तुम अपना देख लो। ये सारी चीजें डिटेक्टिव कॉक्स और डिटेक्टिव विलियमसन सुन रहे थे। तब उन्हें डीएन पर शक हुआ, क्योंकि जिस दिन डोना का मर्डर हुआ था उन्होंने डीएन से बात की। डीएन ने एक भी चीज पर अपना मुंह नहीं खोला, वो बस रोती गई और ये जो सारी चीजें वो अब बता रही है उस समय उसने कोई नहीं बताई। अब उसकी स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए उसकी कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं डिटेक्टिव उन्हें देखते हैं। उसने बताया कि मैं और मार्क कई बार होटल में मिलते थे। तो डिटेक्टिव गए वहां पर, उन्होंने होटल में जाकर चेक किया क्या ये सच में वहां पर आए या नहीं आए। तो उन्हें मिलता है कि हाँ, डीएन और मार्क कई बार एक साथ होटल में रुके थे। बाद में इनकी कॉल डिटेल्स को चेक किया गया तो पता चला कि 845 मिनट इन दोनों ने एक दूसरे से बात की और इनका रिलेशनशिप 6-7 महीने ही चला। तो इस हिसाब से ये बहुत बात करते थे। तो फिर इसी के साथ शुरू होती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर डिटेक्टिव सबसे पहले उस नैनी से बात करते हैं जिसे विंगर ने रखा था रेबेका को रखने से पहले। वो बताती है कि जब मैं उस घर में काम करती थी मैंने छोड़ा तो अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से है, लेकिन जब मैं काम करती थी, वो बताती है कि एक बार जो डीएन का हस्बैंड है जॉन, वो कॉल करता है घर पर। मैंने कॉल को उठाया, वो पूछता है क्या डीएन यहाँ पर है। तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो गाड़ी तो पार्क थी डीएन की। तो मैंने अंदर जाकर मार्क का बेडरूम खटखटाया और उससे पूछा क्या डीएन यहाँ पर है। कुछ मिनटों के बाद दरवाजा खुलता है। डीएन और मार्क दोनों उस बेडरूम से बाहर आते हैं। मुझे उस समय इनके रिलेशनशिप का पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि इनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मार्क ने जिस टैक्सी कंपनी पर $1.5 मिलियन यानी कि 10 करोड़ का केस किया था, वो अब थक चुके थे केस लड़ कर, और वो चाहते थे कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए। और वो मार्क को एक ऑफर देने वाले थे कि इतना पैसा लो और बस केस को विड्रॉ कर लो। लेकिन तभी डीएन उस कंपनी में फोन करती है। वो कहती है कि आप लोग मार्क को जो ऑफर देने वाले हो, आप केस को लड़ते रहो, क्योंकि पुलिस इस केस को फिर से शुरू करने वाली है, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर अपनी स्टेटमेंट दी है और ये केस फिर से रीओपन होने वाला है। तो खैर अब डिटेक्टिव ये जानना चाहते थे कि उस घर में हुआ क्या। पहले जो कुछ भी डिटेक्टिव को बताया वो मार्क ने बताया कि घर में हुआ क्या, लेकिन अब वो खुद जानना चाहते थे कि इस घर में उस दिन 4:30 बजे हुआ क्या। अब यहाँ पर डिटेक्टिव्स को 3 फोटोज मिलती है जो कि उस फर्स्ट ऑफिसर द्वारा जो कि उस क्राइम सीन पर पहुंचा था, उसने वो फोटोज तब क्लिक की जब बॉडीज को हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंचाया था।
जब पहले इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन फोटोज के ऊपर नजर भी नहीं मारी गई, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एविडेंस पुलिस को मिल चुका था। वो थी उस समय हैरिंगटन की बॉडी पोजीशन। देखिए, मार्क ने बताया था कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो डोना लेटी हुई थी, उसे ऊपर से मार रहा था, तो उसने गन को शूट किया। गोली लगने से हैरिंगटन पीछे को गिर गया। मतलब कि देखिए, यहाँ पर डोना लेटी हुई है, इसके सर के पास हैरिंगटन के पैर हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी आगे है। लेकिन इन फोटोज में नजर आ रहा है साफ साफ कि जिस तरीके से मार्क ने बताया था बिल्कुल उससे उल्टा, बल्कि डोना के सर के पास तो हैरिंगटन का सर है। ये भला कैसे हो सकता है? एक और चीज पुलिस ने नोटिस की, जब डोना की बॉडी मिली तो डोना का फेस जमीन पर था और मार्क के कपड़ों के ऊपर खून की वजह मार्क ने बताई थी कि जब मैंने डोना को उठाने की कोशिश की तो उस समय यह खून लगा। लेकिन फिर मार्क ने अपनी वाइफ का मुंह नीचे जमीन की तरफ क्यों कर दिया? इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। और एक और चीज कि रोजर अपना कॉफी मग लेकर सिगरेट्स को लेकर उस घर में आ रहा है जहां पर उसे अभी एक मर्डर करना है। ये कैसे पॉसिबल है? और अपनी कार के अंदर मौजूद टायर आयरन और नाइफ की जगह वो लेकर आ रहा है कॉफी मग को, क्योंकि उसे मर्डर करना है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। भला किलर ऐसा क्यों करेगा? उसकी कार के अंदर मर्डर वेपन मौजूद है, लेकिन वो उसे लेकर नहीं जा रहा, बल्कि घर के अंदर ढूंढेगा, फिर डोना और मार्क जब किसी को भी मारना हो वो मारेगा। ये भी बात समझ से परे थी। तीसरी बात, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। दरवाजा डोना ने खोला क्योंकि मार्क तो उस समय नीचे वर्कआउट कर रहा था। डोना ने रोजर को देकर दरवाजा खोला ही क्यों? और डोना कभी भी घर का दरवाजा खुला नहीं रखती थी। चौथी बात, जब 911 पर मार्क के द्वारा पुलिस को कॉल की जाती है तब वो कहता है कि मैंने उस व्यक्ति को एक गोली मारी है, लेकिन उसके बाद वो बहाना बनाता है कि मेरी बेटी रो रही है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। लेकिन जब वो फोन काटने ही वाला होता है तभी पीछे से रोजर की आवाज आती है। मतलब कि उस समय उसे लग रहा था कि रोजर शायद जिंदा है, तो वो फोन को काटता है, क्योंकि जब रोजर का पोस्टमार्टम किया गया तब उसकी बॉडी के अंदर 2 गोलियां आई और उसने खुद ही बताया था कि मैंने 2 बार शूट किया। लेकिन इसके बीच का इंटरवल 5 मिनट का था। ये पड़ोसियों ने भी कंफर्म किया। पहली गोली चली, दूसरी गोली चली, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिस्टेंस था वो 5 मिनट का था। यहाँ पर डोना की सिस्टर से एक चीज बताती है कि जब डोना की मौत हुई उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने आए, तो एक दिन डोना की एक सिस्टर ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी और ट्रेडमिल बेसमेंट में थी और तभी ऊपर एक टेबल गिरता है। जब डोना की सिस्टर वर्कआउट खत्म करने के बाद ऊपर आती है और सभी घर वाले बताते हैं कि ये टेबल गिरा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि अगर ऊपर कुछ हुआ तो मुझे नीचे आवाज क्यों नहीं आई, क्योंकि मार्क को भी तो आवाज आई थी। ये चीज उसने नोटिस तो की, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में ये चीज अब पुलिस को पता चलती है। पुलिस ने मार्क को अरेस्ट कर लिया था। उसकी वाइफ रेबिका कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मार्क ऐसा नहीं कर सकता, शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट में उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करने के बाद ये सच सामने आता है कि उस दिन आखिर घर में हुआ क्या था। देखिए, रोजर को जॉब से तो निकाल दिया था मार्क की कॉल के बाद, लेकिन उस दिन सुबह रोजर को एक कॉल आता है। वो कॉल था उसके मैनेजर का। मैनेजर बताता है कि जो आदमी है मार्क, जिसने तुम्हें काम से निकाला, वो कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे? रोजर कहता है कि हाँ मैं बात करूंगा, मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए। ये बात कंफर्म की उस व्यक्ति ने जो कि उस अपार्टमेंट में रहता था जहां रोजर रह रहा था। रोजर बहुत खुश होता है कि अब शायद उसकी जॉब वापस आ सकती है और वो मार्क से मिलने के लिए एक्साइटेड था। मतलब कि मार्क ने उसे अपने घर में बुलाया था और जो रोजर की कार में नोट मिला था उसके ऊपर लिखा था मार्क और साथ में एड्रेस और साथ में 4:30 का टाइम लिखा था। ये लोग तभी लिखते हैं जब उन्हें याद रखना होता है कि इस समय पर मेरी इस व्यक्ति के साथ मीटिंग है। उस समय हैरिंगटन घर के अंदर जाता है, वहां पर वो डोना से कुछ बात करता है, शायद माफी मांगता है, लेकिन तभी अंदर से मार्क आता है और रोजर के सर पर गोली मार देता है। ये देखकर डोना चिल्लाती है, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही मार्क डोना के सर के ऊपर हैमर मारना शुरू कर देता है और अपनी वाइफ को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे मार देता है। और बाद में वो कॉल करता है 911, लेकिन फिर बाद में जब फिर से उससे हैरिंगटन की कुछ आवाज सुनाई देती है, वो दूसरी गोली हैरिंगटन को मारता है। सारी चीजें प्रूव होने के बाद मार्क को उम्र कैद की सजा मिलती है। और इस समय जो सबसे बड़ा इंसाफ हुआ था वो डोना के साथ नहीं
रोजर के साथ हुआ था। रोजर का परिवार पहले दिन से कह रहा था कि उनका बेटा शायद दिमागी रूप से ठीक नहीं है, शायद उसे गुस्सा आता है, लेकिन उससे प्यारा इंसान कोई नहीं है और किसी को मारना तो दूर की बात, वो किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खैर जो भी हो, मार्क ने जो किया बहुत घटिया था। ये सारी चीजें डिवोर्स के साथ भी खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने 2 लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था मारना एक अच्छा और सिंपल रास्ता लगा। तो खैर जाने से पहले आप अन्नू सिंह केस को जरूर देखिए। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वन एम शो।